वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस पे इतनी अपोजिशन क्यों है? There is a tendency to prove that the state does not have the legitimacy to rule over us. वो सत्ता की पॉलिसीज को हम नहीं मानते। ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम इशू बनाया जा रहा है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि आप एक विचारधारा से लड़ रहे हो जो 1923 से चलती आ रही है। एक 2% का ट्राइब्यूनल जो है उसकी पावर इतनी बढ़ गई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। वी वर सेकुलर बाय हार्ट, बट व्हेन यू मेक इट सेकुलर बाय फोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम। They are different, we are different. This is an attempt to prevent unity of the country. क्या ये वर्ड सेक्युलरिज्म हटा देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से? देखो सर, सेकुलरिज्म is a fraud concept, unfortunately. What ulterior motive and whose ulterior motive? Ulterior motive of those people who have historically done this kind of appeasement for these people. And you are referring to? स्टार्ट करा जाए जी। इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ी थ्रेट इंटरनल ही है, एक्सटर्नल से ज़्यादा। और अभी जो सबसे रीसेंट टर्मोइल देश में चल रहा है वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में चल रहा है। इसको कैसे डिसाइफर करें, इस पे इतनी अपोजिशन क्यों है, इसके आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या है, बहुत सारे सवाल पूछने हैं। बट लेट अस स्टार्ट विद दिस बिकॉज अब ये बात वायलेंट हो चुकी है, वायलेंट भी हो चुकी है, पॉलिटिकल भी हो चुकी है और बहुत कंटेंशियस भी है। इसमें दोनों हिस्टोरिकली अलाइंड और मिसअलाइंड कम्युनिटीज़ का एक अजीब सा एक बॉइलिंग पॉट सा बन गया है। द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, वो डिबेट इसमें मिक्स्ड है, मैनेजमेंट की डिबेट मिक्स्ड है, पॉलिटिकल डिबेट मिक्स्ड है, इकोनॉमिक डिबेट मिक्स्ड है, पैसा इन्वॉल्व है, लैंड इन्वॉल्व है। कैसे समझा जाए इसको? देखिए, एक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम वो ये है कि आज की डेट में अगर हमारा पार्लियामेंट कोई भी सोसाइटी में एक लॉ लेके आता है, आप एक कॉमन पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए कि देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू अपोज द लॉ। और यहाँ पर इस पॉइंट को हम इस नज़रिए से देखते हैं कि दिस इज़ अ लार्जर स्ट्रेटजी कॉल्ड दी फोर्थ जनरेशन वॉर। क्योंकि फोर्थ जनरेशन वॉर में क्या होता है कि आपको लड़ाई मतलब बुलेट से नहीं लड़नी है, वायलेंटली इस प्रकार से नहीं लड़नी कि आपको अपनी आर्मी को डिप्लॉय करना पड़े। फोर्थ जनरेशन वॉर में आपका सबसे बड़ा फोकस सिर्फ ये रहता है कि आप लड़ाई इस तरीके से लड़ो कि स्टेट की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ये लड़ाई पूरी एक लेजिटिमेसी की लड़ाई है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर आई कैसे कि वो कानून बना ले। हमें अगर इस लार्जर फ्रेमवर्क में इसको देख के देखें तो चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ आएंगी, क्योंकि वक्फ इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। बट इसके हिस्टोरिकल लेवल पर एग्जांपल्स और भी बहुत रहे हैं इंडिया में। अगर आप पास्ट 7-8 ईयर्स के प्रोटेस्ट को देखते हो तो इसको समझने का सबसे सरल तरीका ये है कि 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो रशियन रेवोल्यूशन का इंस्पायरिंग एक्टर और जो आप कह लीजिए कि कोर ड्राइवर था वो था कार्ल मार्क्स की राइटिंग कि वर्कर क्लास से हमें एक यूनाइट करके एक रेवोल्यूशन सोसाइटी में करवाना है। पर रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि 1920s में बहुत सारे स्कॉलर जो हैं वो जर्मनी में बैठकर उन्होंने डिस्कशन शुरू किया फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में। और डिस्कशन ये था फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी का कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री में वर्किंग क्लास यूनाइट नहीं हो पाती या वर्किंग क्लास नहीं है, और अगर वहाँ पे भी रेवोल्यूशन कराना है तो वो रेवोल्यूशन कैसे होगा। अब वो रेवोल्यूशन कैसे होगा उसको विजुअलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च का डेवलपमेंट हुआ 1923 में, जो कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में हुआ। और वहाँ पर डिस्कशन में 2-3 पॉइंट्स जो निकले वो ये थे कि हमें मार्क्सिज्म को, जो मार्क्स का ये आइडिया है रेवोल्यूशन का, इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि ये कल्चर की लड़ाई दिखे, ये सिविलाइजेशन की लड़ाई दिखे, लेकिन इसके पीछे जो उसके गार्ब में जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो मार्क्सिज्म की है। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट अंत में निकला वो ये था कि लेट अस स्टार्ट असॉल्टिंग दी कल्चर्स ऑफ स्टेट्स। और अगर आप किसी कंट्री के कल्चर को, उसकी सिविलाइजेशन को, और कल्चर सिविलाइजेशन से आज वैल्यूज़ को, जैसे डेमोक्रेसी हमारी एक वैल्यू है, पार्लियामेंट के पास एक लॉ बनाने की अथॉरिटी एक वैल्यू है, तो इन वैल्यूज़ को असॉल्ट कैसे किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 1930s में जब हिटलर जर्मनी में आया तो ये सारे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के लोग फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी को छोड़कर जो है अमेरिका भाग गए। अब अमेरिका की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जाकर तो आप ये बातें कर नहीं सकते वहाँ पर कि हमें मार्क्सिज्म करना है और ये सब करना है। तो इन्होंने इसी पूरी थ्योरी का नाम रखा क्रिटिकल थ्योरी। और इस क्रिटिकल थ्योरी में इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें बेसिकली क्या क्रिएट करना है कि सोसाइटी में रेवोल्यूशन कराना है। अगर वर्कर क्लास नहीं है वहाँ पे तो कोई और एक्टर्स और एजेंट्स के थ्रू रेवोल्यूशन कराना है। और ये चीज़ का प्रोपोगेंडा इन्होंने किया एक ग्लोबल लेफ्टिस्ट नेक्सस बना के। इंडिया में जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में,
इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में भी ये जो एक सो कॉल्ड मतलब जिनको मैं कहता हूँ लिबरल तबलीगी जमात टाइप क्लास एक क्रिएट हो गई, और ये पूरी क्लास वही है जो आज की डेट में अपने आप को लिबरल क्लास कहती है, लेकिन ये एजेंडा क्रिटिकल थ्योरी का रन करते हैं। कैसे, आप एक चीज़ को देखो कि इन्होंने इस पूरे गेम प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो किसी भी सोसाइटी का एक फंडामेंटल होता है वो होता है बेसिकली हमारा डीप स्टेट। Ladies and gentlemen, welcome. I just wanted to let you know, for all of my audience, for all the students, for anybody who's preparing for exams, for anybody who's doing anything academic, मैंने जो कुछ भी लाइफ में सीखा है, जितने भी ट्रिक्स सीखी हैं, जितने भी cognitive science और psychology ने मुझे सिखाया है, I will put all of those insights into an email, a series of emails, and I will send you those emails to help you along your preparation journey. To get access to this, all you have to do is sign up. The entire thing is free. I will continue to support and help, and I hope that it leads to tremendous success, tremendous value for you. Thank you very much. All the best. I'll see you there. Like I mentioned, the link for joining this community, the Syllabus of Life community, is in the description. It is in the pinned comments. All you have to do is start, and I'll take care of the rest. Thank you. तो 1950s से एक डीप स्टेट को बनाने की पूरी कोशिश की गई। किसने? जो ये पूरे लिबरल क्लास था, जो एक नेशनल मूवमेंट का इनहेरिटर था। ठीक है। इन्होंने एक लिबरल क्लास को एक लिबरल क्लास के नाते एक बहुत बड़ा डीप स्टेट क्रिएट किया, जिसमें कल्टीवेटेड ब्यूरोक्रेसी, कल्टीवेटेड जुडिशरी, इंस्टीट्यूशनल कैप्चरिंग, जिसमें सरकार के सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा, उसके बाद हिस्ट्री की कैप्चरिंग, कि हिस्ट्री मार्केट में वो बताई जाएगी जो हम बताएंगे। आप आज की डेट में अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की कोई किताब पढ़ते हो, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से कि 90% ऑफ द बुक ओनली ग्लोरीफाइज गांधी एंड नेहरू, as if these were the two people who got the independence. You know, Subhash Chandra Bose was a very important actor. We never get to hear about him. Subhash Chandra Bose की हिस्ट्री आपने इरेज कर दी because that man was not comfortable to some people. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो आपने पूरे आज की डेट में इरेज कर दिए जस्ट बिकॉज उनको एक पासिंग रेफरेंस दे दिया, क्योंकि वो एक डोमिनेंट नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनते। तो ये जो पूरा डीप स्टेट था, जिसमें ये कुछ सो कॉल्ड डिस्टोर्टियंस थे, हिस्टोरियंस नहीं, इसके साथ जो ये पूरा एक इंटेलेक्चुअल वर्ग था जो अपने आप को कहते थे कि वी आर हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल इन यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, हम जो है बेसिकली एजेंडा सेट करते हैं। फिर जो यहाँ पर इवेंचुअली मैन्युफैक्चर हुए इंडिया में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स जो आज की डेट में मैनिफेस्ट करते हैं, जिसको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं। ये जो पूरा डीप स्टेट आप देखिए कि इंडिया में इवॉल्व हुआ, इस डीप स्टेट को बहुत लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब तक इनके अनुकूल, इनके फेवर में जो सत्ता थी, जो इनको नर्चर करती थी, इनको ऑक्सीजन देती थी, तब तक ये लोग ठीक थे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, जैसे ही मान लीजिए कि कोई अलग सरकार आती है, इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि ये डीप स्टेट एकदम सुपर एक्टिव हो जाता है। और आप इंडिया में गेम को ध्यान से देखो कि 2014 में सरकार चेंज हुई, ये डीप स्टेट ने 2015 में एक नैरेटिव चलाया कि इंडिया में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। फिर 2016 में इन्होंने अवार्ड वापसी कैंपेन चालू किया कि हमें आपसे अवार्ड नहीं लेने। अरे तुम्हें अवार्ड मिले थोड़ी थे, तुमने तो खरीदे थे वो अवार्ड, ठीक है, तुम्हें खैरात में मिले थे, चलो वो भी वापस दे दो, तुम लाइक भी नहीं थे। फिर 2017 में इन्होंने मॉब लिंचिंग कॉइन किया, मॉब लिंचिंग कॉइन करके पूरा नैरेटिव 2017-18 में मॉब लिंचिंग चला। लेकिन आप इस चीज़ को देखो कि ये जो क्योंकि एक ग्लोबल नेक्सस है, तो जो भी ग्लोबल मूवमेंट होती है ना, ये उस ग्लोबल मूवमेंट से इंस्पायर होकर उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपनाते हैं। 2016 में अमेरिका में ट्रंप आया, ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट कराई बेसिकली डेमोक्रेट्स ने। ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चलाई गई, सोशल मीडिया के थ्रू मोबिलाइजेशन हुआ, लोगों ने सड़कों पे उतर के वायलेंस किया। 2019 में इन्हीं लोगों ने, डेमोक्रेट्स ने, क्योंकि इनको पता था कि सत्ता अगर कुछ हल्की फुल्की हरकत नहीं करी तो नहीं मिलेगी, उसको करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2019 में उस समय एक कैंपेन हांगकांग में चलाया कि हांगकांग में प्रोटेस्ट होंगे, वहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस चीज़ का मास प्रोटेस्ट करा के एक येलो अम्ब्रेला रेवोल्यूशन उन्होंने वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया। जब हांगकांग का सक्सेस हुआ, उस मूवमेंट को 2020 में अमेरिका के चुनाव से तुरंत पहले अपनाया गया, और वहाँ पर वो मूवमेंट आपने सुनी होगी, ब्लैक लाइव्स मैटर। ये जो ग्लोबल मूवमेंट्स हैं ना, इन्हीं का मैनिफेस्टेशन इंडिया में इन्हीं लोगों ने भी अपनाया। कैसे? आप देखिए कि आपको मैंने बताया इंटॉलरेंस, अवार्ड वापसी, मॉब लिंचिंग, और इसके तुरंत बाद 2019 में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के बाद 2020-21 में फार्म प्रोटेस्ट जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद 2022 में अग्निवीर प्रोटेस्ट ख़त्म होते हैं तो 2023 में डेमोक्रेसी खतरे में, ईवीएम खतरे में है, वो ख़त्म होता है तो 2024 के बाद कास्ट सेंसस, वो जैसे ही ख़त्म हुआ कास्ट सेंसस की बातें शुरू हो गई। इसके साथ साथ हिंदी के बारे में चर्चा बाद में करते हैं, लेकिन उसी के साथ अब ये वक्फ आ गया।
तो आप एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो, हर प्रोटेस्ट में क्या पॉइंट आ रहा है कि देर इज़ अ टेंडेंसी टू प्रूव दैट द स्टेट डज नॉट हैव द लेजिटिमेसी टू रूल ओवर अस। इनका ऑब्जेक्टिव ये है, ये लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन ये डालना चाहते हैं कि देखिए आपने जिस सत्ता को चुन के बिठाया है वो सत्ता की पॉलिसीज़ को हम नहीं मानते, क्योंकि वो सत्ता जो है उन्होंने पावर इलीगल तरीके से कैप्चर करी है। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन लोगों के मन में दुविधा पैदा करना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम इशू बनाया जा रहा है, बिकॉज बनाया कुछ लोगों की राजनीति से की सिर्फ हिंदू मुसलमान के उसके में जाती है। ये इशू है एक आइडियोलॉजिकल फाइट। आप इस चीज़ को समझिए, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि आप एक विचारधारा से लड़ रहे हो जो 1923 से चलती आ रही है, और वो इंडिया में नहीं है, वो हर जगह है। तो ये विचारधारा जो है, वक्फ प्रोटेस्ट हो या कोई भी प्रोटेस्ट हो, इट हैज़ टू बी सीन अंडर दैट लार्जर एस्पेक्ट कि इसको बैकिंग आइडियोलॉजिकली कहाँ से मिल रही है। आज अगर ये वक्फ है, कल को पार्लियामेंट कोई और लॉ पास करेगा, आप देखेंगे वो सड़कों पे फिर उतर आएंगे उसी चीज़ को लेकर, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हमें एक क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट शो करना है कि स्टेट कैन नॉट गवर्न इट सेल्फ ऑन इट्स ओन विदाउट द कंसेंट ऑफ अ फ्यू पीपल। इनका ये ऑब्जेक्टिव है। और हर एक प्रोटेस्ट में आप देख लीजिए, इन्होंने अचीव कुछ नहीं किया। आप इंटॉलरेंस की बात कर लीजिए, आपने क्या अचीव किया? कोई प्रूफ नहीं था। आपने अवार्ड वापसी का नाटक डाल दिया, कोई कुछ नहीं निकला उसका। उसके बाद आपने जितना भी ये नाटक करना था विद रिस्पेक्ट टू फार्म प्रोटेस्ट, ये क्या मिला आपको? यू वर ओनली एबल टू डू वन थिंग, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बेस्ड सोसाइटी में डिवीजन एंड केओस। आप देखो कि NTCA प्रोटेस्ट में क्या बात बोली गई, आज के वक्फ के केस में वो एग्जैक्टली रेलेवेंट है। CAA प्रोटेस्ट में एक बात बोली जा रही थी, मुसलमानों की सिटीजनशिप छीन लेंगे। यार CAA का लॉ बना था सिटीजनशिप देने के लिए, लेने के लिए तो वो था ही नहीं। आपने डिसइंफॉर्मेशन फैला दी कि मुसलमानों की सिटीजनशिप जाने वाली है। यहाँ पर वक्फ का वो कानून जो बना है, वो वक्फ के अंदर की जो इरेगुलरिटीज़ हैं, करप्शन है, उसको टैकल करने के लिए बना है। यहाँ पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज़, तुम्हारी मस्जिदें, ये सब जो है मज़ार छीन लेंगे। आप इस चीज़ को समझो, ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है। इस आइडियोलॉजी का एक प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ केओस, कन्फ्यूजन पे थराइव करते हैं, इनका ऑक्सीजन है वो, क्योंकि इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव विजन, नैरेटिव नहीं है सोसाइटी में। तो बेस्ट तरीका ये है कि सोसाइटी में डिस्कॉर्ड पैदा करो। दो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अगेंस्ट। मैं आपकी बात रिफ्यूट नहीं कर रहा, मैं क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। एक अजम्पशन जो आपकी बात में है वो ये है कि एक आइडियोलॉजी है जो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट दिस डिफरेंट प्रोटेस्ट वो कर रही है। तो आपकी एक अजम्पशन ये है कि ये सब प्रोटेस्ट आपस में लिंक्ड हैं। ये तो है ही फंडामेंटल अजम्पशन। दूसरा फंडामेंटल अजम्पशन ये है कि इनका एक ऑब्जेक्टिव है जो ये कर रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल अजम्पशन है ना, मुझे इसमें ही थोड़ा सा शक है। मेरा शक ये है कि हाउ कैन यू रिफ्यूट दैट देर इज समबडी हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स वर्सेज अ मच सिंपलर एक्सप्लेनेशन। वो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एक्चुअली जेन्युइनली प्रोटेस्ट हैं। जब कोई गवर्नमेंट पावरफुल होके, यूनानिमस होके रूल करती है, तो ऑपोजिशन का काम है कि वो कुछ करे। और ये जितने भी प्रोटेस्ट थे, ये अग्रीव्ड पार्टीज़ के प्रोटेस्ट थे, क्योंकि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होते हैं और होने चाहिए भी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ना फिलोसॉफिकल टूल है, ऑकम्स रेजर बोलते हैं उसको। ऑकम्स रेजर कहता है कि अगर तुम्हारे पास 2 या 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज ट्रू। तो व्हाट इज द सिंपलर एक्सप्लेनेशन? कि कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है कहीं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें एक झटके में एक्सप्लेन हो रही हैं, या ये एक्चुअली जेन्युइनली डिस्परेट से डेमोक्रेटिक हेल्दी डेमोक्रेसी के साइंस हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। देखो, NTCA प्रोटेस्ट में लोग प्रोटेस्ट क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट ये कर रहे थे कि हमारी सिटीजनशिप छीनने जा रही है। यहाँ पे कुछ एक्टर्स खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। CAA के कानून में कहाँ लिखा था कि कागज़ आपसे दिखाने के लिए बोला जा रहा है? वो NRC की बात थी, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट CAA में करा। CAA में लोगों को प्रोटेस्ट क्यों करके बुलाया गया ज़मीन पर? क्योंकि CAA के तहत कुछ हिंदू माइनॉरिटीज़ जो आसपास के देशों में सप्रेस हो रही हैं, उनको सिटीजनशिप देनी थी। नहीं, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट के मेरिट और डीमेरिट होते हैं। तो वो प्रोटेस्ट के मेरिट और डीमेरिट के बजाय अगर उस प्रोटेस्ट में डिसइंफॉर्मेशन आ जाए, उस डिसइंफॉर्मेशन के बाद
उस प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दिया जाए तो फिर वो प्रोटेस्ट कहाँ रहा? फिर वो तो एक मैन्युफैक्चर्ड सबवर्जन का इंसिडेंट है। फंडामेंटल अजम्पशन वही वापस में आ रहा, बना दिया जाए और बन जाए में बहुत फर्क है। हाउ डू यू नो कि बना दिया जा रहा है? सीए बनाया गया आपके सामने। व्हाट इज द एविडेंस फॉर दैट? एविडेंस फॉर दैट इज दैट देयर इज अ लेडी एक्टर हु वाज स्टैंडिंग एंड प्रोक्लेमिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, हम कागज नहीं दिखाएंगे। उस लेडी एक्टर से पूछो कि कागज दिखाने की बात कब हुई? एक यहाँ पर बिहार का कुछ उस समय का सो कॉल्ड युवा नेता, जो आज की डेट में 50 साल के लोग सारे अपने आप को युवा नेता ही कहते हैं, वो भी यही बातें कर रहा था, हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागज किसने मांगा? नहीं, बट ये जो भी एक्टर था या एक्ट्रेस थी, इनके और भी तो मोटिव्स हो सकते हैं ना। नहीं, मोटिव ये है कि आप डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कर रहे हो, इसी रीजन से वो प्रोटेस्ट की सैंक्टिटी खराब हो रही है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फार्म प्रोटेस्ट हो रहे थे। फार्म प्रोटेस्ट में इशू ये था कि फार्म सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन को लेके लोगों को अपोजिशन था। आप फार्म सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे चर्चा करो। आपने चर्चा को डायरेक्शन क्या दे दी? हमारे खेत अडानी खरीदने जा रहा है। अडानी को आज की डेट में यही काम रह गया कि वो गांव में जाके किसी का खेत खरीदेगा। मतलब आप सोच के देखो, व्हाट इज द नैरेटिव? मतलब आई नो, बट नहीं, द क्वेश्चन हियर इज कि सी नोबडी इज रिफ्यूटिंग द फैक्ट कि यू कैन नॉट प्रोटेस्ट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आज इस मोमेंट पे आप और मैं यहाँ बैठे हैं, कुछ बच्चे इस मोमेंट पे यूपीएससी के बाहर आज खड़े हैं जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक लेजिटिमेट लॉजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोविड के टाइम पे, कोविड की वजह से फैमिली इश्यूज़ के कारण हमारी प्रिपरेशन अफेक्ट हुई, लोगों के घरों में डेथ हुई, तो वी नीड अ जेन्युइन केस ऑफ वन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, दैट इज़ अ जेन्युइन प्रोटेस्ट। कभी आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि यूपीएससी के बाहर जो है टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे एस्पिरेंट्स को खेड़ फेंका जा रहा है, वहाँ बैठे हुए हैं एस्पिरेंट्स, आप जाके देखिए। लेकिन वहाँ ये चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि सी देयर इज़ अ लेजिटिमेट प्रोटेस्ट ओवर अ लेजिटिमेट इशू। नाउ द प्रॉब्लम इज if every protest gets subverted with an ulterior motive of a disinformation campaign, coupled with that disinformation campaign, the ultimate objective being the violence at the end of the day, it is no more a protest, it is a subversion. और ये सबवर्ट करना, फिर मैं वही बोलूँगा कि ये एक विचारधारा है कि सबवर्ट इसलिए करो ताकि स्टेट को ये दिखा पाओ कि तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारे ऊपर लॉ बनाने। डिसइंफॉर्मेशन तो है, इसमें कोई शक नहीं। डिसइंफॉर्मेशन इज देयर। डिसइंफॉर्मेशन हर कोई इंसान करना चाहता है, हर इन्फ्लुएंसर करता है जिसको कुछ समथिंग टू गेन होना चाहिए बस उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक मतलब बाहर के एक जर्मनी के स्कूल की फ्रैंकफर्ट की आइडियोलॉजी पता हो। मुझे लगता है कि डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों को क्रिटिकल थ्योरी का सी भी नहीं पता होगा। बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन वही बात है कि बेकावे में हर बंदा आ जाता है। आज की डेट में जब आप फार्म लॉ के प्रोटेस्ट हो रहे थे या सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, आप किसी से पूछ के देखो, अभी इनफैक्ट वो भी छोड़ो, वक्फ का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस प्रोटेस्ट के दौरान एक जर्नलिस्ट जो है अभी यूपी में लखनऊ में जाकर, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ वक्फ को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, उसने जाकर पूछा आप किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम वक्फ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसने कहा कि आपका प्रोटेस्ट है किस लिए? तो इवेंचुअली दे सेड कि हमें पता नहीं, हमें सिर्फ बिठा के लाया गया है। ये प्रॉब्लम है। यू नो, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड प्रोटेस्टिंग एंड यू डू नॉट इवन नो व्हाई आर यू हियर। सो क्वेश्चन इज दिस, नोबडी इज रिफ्यूटिंग द फैक्ट कि आप डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट मत करो, बट द प्रॉब्लम इज कि वो प्रोटेस्ट के पॉइंट्स पे आप स्टिक करो ना। उस प्रोटेस्ट को आप मैन्युफैक्चर इस तरीके से क्यों कर रहे हो कि यू वांट टू शो अ डिस्कॉर्ड और अ डिवाइड? दैट इज वेयर द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम लाइज। ओके, नहीं, डिस्कॉर्ड डिवाइड आल्सो आई एग्री, इट इज बीइंग पोर्ट्रेड दैट वे। उसके फायदे हैं इसलिए वो दिखाया जा रहा है, बट वो दिखाने वाले के पीछे एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल आइडियोलॉजिकल कंस्पिरेसी है। वो मैंने आपको जो आइडियोलॉजिकल बात बताई वो सिर्फ इसलिए बताई कि सी एवरी प्रोटेस्ट that is done in this form of subversion is always driven by an ulterior motive. ये प्रोटेस्ट आज की डेट में क्रिटिकल थ्योरी फॉर एग्जांपल डज नॉट अप्लाई टू व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन प्रोटेस्टिंग आउटसाइड यूपीएससी टुडे। सो ये प्रोटेस्ट जहाँ पर भी हो रहा है और जो भी लोग इस पीछे इस प्रोटेस्ट को आग दे रहे हैं, उनका एक अल्टीरियर मोटिव है कि इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के थ्रू आग फैले सोसाइटी में, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। आप प्रोटेस्ट करो, आपको कौन मना कर रहा है? अच्छा, तो ये डिसइंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मीन्स, और ये डिसइंफॉर्मेशन इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से लेजिटिमेट प्रोटेस्ट्स को भी इलीगल तरीके से आज की डेट में डिविएट करके यहाँ पर पेश किया जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसको कैसे डिसाइफर करा जाए? क्योंकि जो मैंने पढ़ा, मेरिट्स पे पढ़ा मैंने, तो जो भी मैंने पढ़ा इंटरनेट पे, और मेरिट्स पे ये कहता है कि वक्फ में करप्शन के एलिगेशंस हैं, रैंडमनेस है, मिसमैनेजमेंट है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। 9 लाख करोड़ मेरे ख्याल से 9 लाख करोड़ 9 लाख एकड़ 9 लाख एकड़, और पता नहीं कितने करोड़ों प्रॉपर्टीज वक्फ में। तो मतलब दैट कांट बी सस्टेन्ड इवन इफ इट हैज़ अ रिलीजियस ओवरटोन। इसका मतलब ये नहीं है कि मिसमैनेजमेंट होगी, क्योंकि अल्टीमेटली है तो लैंड ही। बिल्कुल।
और इसकी अब बात ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब ये वायलेंट हो चुका है। नहीं नहीं, आप प्रॉब्लम सिंपल सी ये देखिए कि ये रूम है जहाँ पर हम बैठे हैं, आपने मुझे ये रूम रेंट पे दे दिया और आप ये रूम रेंट पे दे के चले गए। मैं इस रूम में बैठकर अब जो है नमाज़ पढ़ना चालू करता हूँ, अपने शाम को दोस्तों को बुलाता हूँ, उनसे भी नमाज़ पढ़वाता हूँ, मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके नमाज़ पढ़वाता हूँ। 6 महीने बाद जाके इस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा देता हूँ वक्फ बोर्ड के तहत। और 1995 का वक्फ एक्ट ये कहता है कि अगर आपने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो ये प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। ये क्या लॉजिक है? और उससे भी बड़ी चीज़ छोड़िए, 1990 का जो 95 का सॉरी जो वक्फ एक्ट है वो एक सिंपल चीज़ ये कहता है कि जो वक्फ ट्राइब्यूनल है, अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने एक अवार्ड दे दिया कि भाई प्रॉपर्टी आपने वापस क्लेम करी कि नहीं ये वक्फ तो नहीं थी, ये मेरी लैंड थी, लेकिन मैंने तो उसको वक्फ डिक्लेयर करा दिया। अब आप जाकर अगर मान लीजिए वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं थी, ये मेरी थी, और वक्फ ट्राइब्यूनल कहता है कि नहीं आप गलत हो, ये सही है, ये वक्फी है। You know the beauty of that Waqf tribunal is what? You cannot challenge that tribunal's award in the Supreme Court of India also. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्रिएट हुआ कंट्री में विच इज़ अ सुप्रीम कोर्ट विच फंक्शंस एज पर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर एक कानून है जिस कानून के अंदर एक सेक्शन के तहत एक कोर्ट क्रिएट किया जा रहा है, और उस कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से भी बढ़कर है। कमाल हो गया। और ये चीज़ चैलेंज ही नहीं हुई। इस चीज़ के ऊपर आज की डेट में वो जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वकील बैठ के इंटरनेट पे और यूट्यूब पे चर्चाएं करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये कह के कि देखिए कितना ड्रैकोनियन एक्ट आ गया पार्लियामेंट की तरफ से। डू दे हैव द ऑडेसिटी टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट कि ऑन व्हाट बेसिस डू यू एक्सप्लेन दिस फैक्ट कि अ वक्फ ट्राइब्यूनल्स अवार्ड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट फॉर दैट मैटर हैज नो पावर ओवर अ ट्राइब्यूनल। एक 2% का ट्राइब्यूनल जो है उसकी पावर इतनी बढ़ गई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। मुझे लगता है उनका डिफेंस तो सिर्फ एक सेक्युलरिज्म के पॉइंट पे ही है। देखो सर, सेक्युलरिज्म इज अ फ्रॉड कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली। इट वाज नेवर इनिशियली अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इट हैज बीन नंबर 1 deliberately imposed. It has been forcibly inserted in the constitution. Original constitution never had the word. 1976 में डाला है। हाँ, तो it was never a part of our thinking. We were secular by heart. But when you make it secular by force, there is a problem. So आज की डेट में इस चीज़ का डिफेंस भी वही लोग करते हैं, खास करके जिन्होंने इस वर्ड को डेलिबरेटली इलीगल तरीके से ऐड किया है। एंड आई कॉल इट इलीगल फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. So don't force people to follow something that was never a part of this ideology as such, or never a part of this thinking. Okay. So the arguments for and against वक्फ, जो मेरिट वाले आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं? Why there should be a change? एक अमेंडमेंट तो ये है कि नॉन मुस्लिम्स विल बी अलाउड इन द ट्राइब्यूनल। और ये चीज़ 1947 के बाद अगर आप जो वक्फ फैक्ट्स आए हैं उनमें देखते हो टिल 1995, तो ये टिल 1995 के जो वक्फ फैक्ट्स थे उसमें नॉन मुस्लिम्स वर अलाउड टू बी मेंबर्स। राइट। 95 के एक्ट में ये पूरा पॉइंट ही चेंज कर दिया गया कि ओनली मुस्लिम्स कैन बी मेंबर्स। ये चीज़ को समझिए आप। आज की डेट में अगर हिंदू कंट्रोल ऑफ टेम्पल्स को लेके अगर हिंदूज इस प्रकार का पॉइंट ले आए कि सिर्फ हिंदूज ही जो हैं वो अपने टेम्पल्स को कंट्रोल करेंगे और हिंदू के सिवाय कोई नहीं करेगा, तो आप कंट्री में ना वक्त से बड़े प्रोटेस्ट होते हुए देखेंगे कि हिंदू की हिम्मत कैसे हो गई ये करने के लिए। इस टाइप की लॉ से आइडेंटिटी थ्रेटन होती है। इज दैट नॉट अ गुड रीजन फॉर द प्रोटेस्ट्स? देखिए, अगर आपकी आइडेंटिटी थ्रेटन होती है तो सबसे पहली बात ये है कि आप उसको जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना है आप उस तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। व्हाट इज द नीड टू बी वायलेंट अबाउट इट? वायलेंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो वायलेंस का जस्टिफिकेशन नहीं है तो मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो क्या था? तभी उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और अगर हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया ये कह के कि भाई हमारे को सेंट्रल फोर्सेस बुलानी पड़ेंगी, फिर कुछ लोगों की जल गई। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सी व्हेन यू आर इग्नाइटिंग अ प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन अ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, यू नो यू आर गोइंग टू बी कॉट वन डे बिकॉज यू हैव एन अल्टीरियर मोटिव लिविंग देयर। तो आप उस चीज़ से लॉन्ग रन में ये गेम नहीं खेल पाओगे। आई एग्रीड, अल्टीरियर मोटिव वाली बात तो अग्रीड है, बट व्हाट अल्टीरियर मोटिव एंड हुज अल्टीरियर मोटिव पे थोड़ा सा डाउट है। भाई, अल्टीरियर मोटिव ऑफ दोज पीपल हु आर नॉट इन पावर, अल्टीरियर मोटिव ऑफ दोज पीपल हु हैव हिस्टोरिकली डन दिस काइंड ऑफ अपीसमेंट फॉर दीज पीपल। एंड यू आर रेफरिंग टू कांग्रेस? For that matter, anybody who does the appeasement. The question is simple. There is a parliament. पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ, पार्लियामेंट में लॉ डिबेट हुआ, देयर वाज अ जेपीसी फॉर दैट, जेपीसी में डिस्कशंस और डिबेट हुए। उसके बाद अगर आज पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया है, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है एंड इट हैज़ बिकम अ लॉ, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो इट. It's a matter of fact. If you are unhappy with any provision of the law which you feel is legally unjustified, challenge it in the court. Why violence? So the real enemy is disinformation. Real enemy is disinformation. Real enemy is actors who are driving this disinformation.
Who are these actors? Are there any names, organizations, people? भाई दीज एक्टर्स रेंज फ्रॉम एवरीवेयर. आप देखो यहाँ पे सिविल सोसाइटी है, यहाँ पर फॉरेन रोल है, फॉरेन प्लेयर्स हैं, यहाँ पे आपका सोशल मीडिया है, ये सारे एक्टर्स हैं यहाँ पे. क्या आपको लगता है इसमें बाहर की एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं? जिनको इंडिया को सबवर्ट करना है वो तो डेफिनेटली सपोर्ट करती हैं. ये वक्फ वाला इशू और इस टाइप के जितने भी इश्यूज हैं, इंक्लूडिंग जो अभी नॉर्थ साउथ वाली डिबेट एक स्टार्ट हो गई है, स्टार्टिंग विद लैंग्वेज एंड वेरिएशंस इन नॉर्थ साउथ, क्या आपको लगता है यही डिसइंफॉर्मेशन वाले फोर्सेस उसको फ्यूल कर रहे हैं? देखिए एक सिंपल सी चीज़ है कि ये नॉर्थ साउथ का डिवाइड जो है ना, ये एक आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड है, ये कभी था नहीं. इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन वन सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट. राइट. 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, 18th 19th सेंचुरी का जो पीरियड है, कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय यूरोप में चल रहा था, तो यूरोप में जितने भी बाकी कंट्रीज़ थी, जर्मनी को छोड़कर खास करके, ब्रिटेन था उस समय, फ्रांस था, इटली था, ये सारी कंट्रीज़ के पास एक इतिहास था. ब्रिटिश कहते थे कि हमारे पास देखो कॉलोनियल लेवल पर इतना बड़ा एम्पायर है. इटालियंस कहते थे कि भाई वी आर पीपल जो एंशिएंट ग्रीक रोमन सिविलाइजेशंस वाले उस पीरियड से आए हैं. ग्रीक्स भी यही कहते थे, इटालियंस भी यही कहते थे. फ्रेंच कहते थे कि वी आर पीपल ऑफ द रेनेसा, हमारे पास रेनेसा मूवमेंट थी, हमारे यहाँ से शुरुआत हुआ पूरा. ये सारे लोग मिलकर जर्मनी जो एक लूज कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स था और यूनिफाइड भी नहीं था, ये जर्मनी को सारे लोग बारबेरियंस दिखाते थे. और प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी भी उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहा था. तो जब जर्मनी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करनी शुरू करी और जब यूनिफाई हुआ जर्मनी 1870 में बिस्मार्क के आने के बाद, तो जर्मनी को भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ कि भाई मैं अपने आप को दूसरों के सामने बारबेरियन क्यों प्रूव करके दिखाऊं. उस समय ये हुआ कि जर्मनी के कुछ स्कॉलर्स जो थे उन्होंने इंडिया आकर इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कवर करके पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश ने कॉलोनाइज इंडिया को किया ही था, तो इंडिया वॉज ऑलरेडी एक्सपोज्ड इन द माइंड्स ऑफ यूरोपियंस. जब ये यहाँ पर आए जर्मन्स और इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पढ़ी, संस्कृत टेक्स्ट्स पढ़े, उन टेक्स्ट में इन्होंने एक शब्द को ढूंढा विच वॉज कॉल्ड दी आर्या शब्द, आर्यन जिसको हम कहते हैं. अब इन्होंने देखा कि ये तो एक ऐसा शब्द है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, और उन्होंने उस शब्द को मोल्ड करके बोला कि इस शब्द का मीनिंग है प्योरिटी. और प्योरिटी करते हुए जर्मन के कुछ स्कॉलर्स थे हु वेंट ऑन टू दिस एक्सटेंट, विच इंक्लूड पीपल लाइक गोबिन्यू, विच इंक्लूड पीपल लाइक मैक्स म्यूलर एटसेट्रा, कि दे वेंट ऑन टू इवेंचुअली आर्ग्यू कि इवन जीसस क्राइस्ट वॉज एन आर्यन. आप जर्मनी की राइटिंग्स पढ़ो तो वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट आर्यन थे. तो नाजी प्रोपेगेंडा में बहुत उसका हेल्प हुआ उसको आगे जाकर. बट जब ब्रिटिश ने देखा कि जर्मनी हमारी कॉलोनी में आके हमारी कॉलोनी के लिटरेचर का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ नहीं होने देंगे. और उस समय क्या हुआ कि रॉबर्ट कैल्डवेल एक बंदा था जो कि ब्रिटिश था, एक इवेंजलिस्ट था, मिशनरी आदमी था. वो इंडिया आया और वो साउथ इंडिया में जाकर बसा. उसने साउथ इंडिया में जाकर जब साउथ इंडिया को एक्सप्लोर किया और देखा कि वहाँ पे तमिल लैंग्वेज है, वहाँ पे मलयालम लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज है, और ये सारे अपने आप को द्रविडियन लैंग्वेजेस से ट्रेस करते हैं, अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हैं. तो उसने एक नरेटिव शुरू किया कि आप सब द्रविडियन हो और आप सब लोगों का कल्चर जो है वो आर्यन से अलग है. और उस बंदे ने एक ये नरेटिव शुरू किया कि जो आर्यंस हैं वो नॉर्थ के लोग हैं, द्रविडियंस जो आप साउथ के लोग. और उसका नरेटिव इस हद तक चला गया कि उसने ये बोला कि आप जितने भी द्रविडियंस हो, आप क्योंकि डार्क स्किन्ड लोग हो, वो जो ऊपर नॉर्थ में लोग रहते हैं आर्यंस, वो जानबूझ के आपको सप्रेस हिस्टोरिकली करते हैं. कोई एविडेंस नहीं था इसका. अच्छा, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये द्रविडियन आइडेंटिटी को इस प्रकार से पोर्ट्रे किया गया कि द्रविडियंस को बोला कि आपके सप्रेसर्स जो हैं वो सिर्फ नॉर्थ के आर्यंस नहीं हैं, बल्कि उनकी हर एक चीज़ है. और इन्होंने बोला कि हर एक चीज़ का क्या मतलब है. हर एक चीज़ का मतलब ये है कि आर्यंस जो हैं वो नॉर्थ में रहते हैं, आर्यंस की लैंग्वेज है संस्कृत, संस्कृत से निकली हिंदी, तो आपका आर्यन भी एनिमी है, आपकी संस्कृत भी एनिमी है, आपका हिंदी भी एनिमी है. और ये संस्कृत और हिंदी के अमेलगमेशन से बने थे सारे वेद, सारे जो ऋग्वेद यजुर्वेद हैं, तो वो भी आपके टारगेट्स हैं. और ये चारों वेद जितने भी हैं दे आर इटर्नल टेक्स्ट ऑफ सनातन धर्म, तो सनातन धर्म भी आपका एनिमी है. तो रॉबर्ट कैल्डवेल का ऑब्जेक्टिव ये था कि इस प्रकार की इनसिक्योरिटी द्रविडियंस में क्रिएट करो कि आप इतने बड़े विक्टिम्स हो कि आपको अप्रेस सप्रेस किया जा रहा है कि जिसके तहत उनकी लॉयल्टी शिफ्ट हो जाए.
And that is how the Britishers succeeded in convincing these Dravidians, number one, to become Christians. And when they became Christians, they started telling them कि आप क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन के लॉस्ट ट्राइब्स हो, आपका तो कल्चर क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप देखो कि साउथ इंडिया में आपको क्रिश्चियनिटी बहुत मिलेगी. करेक्ट. वहाँ पर आपने एक एक्टर देखा होगा जो बड़ा पॉपुलर है, जिसका नाम है एक्टर विजय. बड़ा वो उसके इंस्टाग्राम पे रीलें आती हैं. हिज रियल नेम इज़ एक्टर जोसेफ विजय. वो कभी भी अपना फुल नेम यूज़ नहीं करता, और वो इस प्रकार से सटल एजेंडा रनिंग करता है कि वो अपनी मूवीज़ जिसमें वो आता है, वो हमेशा ये बात बोलता है, आप हिंदू मंदिर क्यों बना रहे हो, ये मंदिर बनाने से अच्छा है आप जो एक टॉयलेट बना लेते. भाई मंदिर और टॉयलेट का क्या कंपैरिजन है? बट दिस इज हाउ यू सबवर्ट पीपल एंड चेंज देयर माइंड सेट. यू फील हेटरेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल. तो ये लोग ये प्रकार की हरकतें उन्होंने उस समय से शुरू करी, और जो ये हरकतें वहाँ से शुरू हुई, ये वहाँ से बना हुआ नॉर्थ साउथ डिवाइड कि नॉर्थ वाले लोग अलग हैं, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, उनकी विचार सब अलग हैं, हम अलग हैं. ये तब से चलता आ रहा है. इंडिपेंडेंस के बाद इसका सबसे पहला मैनिफेस्टेशन था लैंग्वेज बैरियर में, जो हिंदी लैंग्वेज के इम्पोजिशन को लेके सो कॉल्ड इन्होंने प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करे वहाँ पर. वो प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर हुए, फिर उसको पैसिफाई किया गया, और वो पैसिफाई करने के बाद ये जो टेंडेंसी है ये आज तक देखने को मिलती है. 2023 में तमिलनाडु में इरेडिकेट सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है. इरेडिकेट सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस, आप कॉन्फ्रेंस का टाइटल देखो, ये टाइप की कॉन्फ्रेंस हो रही है. जस्ट बिकॉज कि सनातन धर्म का कोई व्यक्ति आज की डेट में उस प्रकार का सड़क पे उतर के जिहाद नहीं करता और वायलेंस नहीं करता, तो यू हैव द लिबर्टी टू डू दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस. आप में हिम्मत थी तो आप ये कहते थे इरेडिकेट क्रिश्चियन धर्म कॉन्फ्रेंस. देखते कि कौन सी कॉन्फ्रेंस होती वहाँ पे. नहीं होती ना सर ऐसी चीज़ें, क्यों नहीं होती? ये है इटर्नल ब्यूटी सनातन धर्म की, कि लिव एंड लेट लिव, जिसको हमने थोड़ी देर पहले बोला था सेकुलरिज्म. ये सनातन धर्म का इटर्नल ब्यूटी है. वो कभी किसी को तंग नहीं करते. पूरे वर्ल्ड में जब ज्यूज़ जो थे, जिस भी कंट्री में वो जाते थे, जब उनका परसिक्यूशन होता था तो वो इंडिया आते थे, तो इंडिया में कभी परसिक्यूशन नहीं होता था. और ज्यूज़ आज की डेट में इस बात को जानते हैं कि दे वर नेवर परसिक्यूटेड इन इंडिया इवन व्हेन द वर्ल्ड वाज परसिक्यूटिंग देम. इस चीज़ को समझिए आप. ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर्स, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर्ड गेम है ना कि दे आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, दिस इज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट यूनिटी ऑफ द कंट्री. दिस इज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द राइजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस इन द कंट्री. क्योंकि जब आप यूनिटी को तोड़ोगे, आप नेशनल कॉन्शियसनेस को तोड़ोगे, आप नेशनल कॉन्शियसनेस को तोड़ोगे तो आप सेल्फ कॉन्शियसनेस को तोड़ोगे. ये उस पार्ट ऑफ गेम प्लान का है. इसके दो मैनिफेस्टेशन देखे हमने जो आपके हिसाब से, एंड आई एग्री विद यू. डिसइंफॉर्मेशन आई एग्री विद. जो फोर्सेस बिहाइंड इट नॉट एग्जैक्टली कंप्लीटली अग्रीड, एंड द एजेंडा इतना कंसिस्टेंट एजेंडा ओवर द सेंचुरीज ऑल्सो आई एम डाउटफुल. बट डिसइंफॉर्मेशन आई एग्री, अल्टीरियर मोटिव आई एग्री, द नीड एंड द डिजायर टू फिल हेट्रेड इन टू द माइंड्स ऑफ पीपल टू मोबिलाइज देम, आई एग्री. इसके और क्या मैनिफेस्टेशन है हमारे आसपास जो हमें दिख नहीं रहे? देखो, ये मैं आपको फिर वही कह रहा हूँ कि आज हम लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि इंडिया में हमें एनिमीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. वन मैन इज़ द एनिमी ऑफ द अदर. आपको सिर्फ इस एजेंडा पे काम करना है. आज की डेट में लेट से फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं कि हमें कास्ट सेंसस करना है, आप मुझे एक बात बताओ, एक आदमी एक जगह पर नौकरी कर रहा है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है या उस आदमी की जात इम्पोर्टेंट है? हाउ डज दैट मैटर? आपके घर के बाहर एक वॉचमैन बैठा था जिससे मैंने पूछा कि भैया आपके घर का एड्रेस कहाँ है, उसने मेरे को बताया 2 घर छोड़ के है. द फैक्ट दैट दैट पर्सन इज अ वॉचमैन इज इंपॉर्टेंट, या मैं उसकी जात जानूँ दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट? आप इस एजेंडा को समझो, क्योंकि जिस दिन मैं उसकी जात जानूंगा ना, मैं इस वॉचमैन को गली के आगे वाले वॉचमैन से लड़वा सकता हूँ कि देख तेरी जात नीचे थी, तेरे को 2000 रुपये देते हैं, उसकी जात ऊपर थी, उसको 4000 रुपये देते हैं. ये कंसिस्टेंट पैटर्न है. इस पैटर्न को समझ लो. ये पैटर्न आज की डेट में सबसे बड़ा थ्रेट है. और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आप जो मर्जी कहो, ये चाहे थ्रेट जितना मर्जी बड़ा हो, इसके टेकर्स कोई नहीं है. एक बहुत बड़ा टेकर इसका रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है क्या? नहीं, रिजर्वेशन पॉलिसी हैज नथिंग टू डू विद दिस, बिकॉज रिजर्वेशन वाज वन पार्ट ऑफ पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन. दिस इज एन अटेम्प्ट टू एटमाइज द सोसाइटी, कि छोटे छोटे एटम्स में इतना ब्रेक कर दो कि कल को रिजर्वेशन के नाम पर मेरिट बेस्ड सोसाइटी खत्म हो जाए. मतलब जो आपकी जो कास्ट है या जो आइडेंटिटी है,
उसका कुछ रेलिवेंस है फॉर पॉजिटिव एफर्मेशन, दैट इज अ गुड यूज केस। अब जो हुआ उसका इफेक्टिवनेस, देखिए, रिजर्वेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टूल, पॉजिटिव टूल टू undo the historical wrongs. करेक्ट, But that does not mean that you manufacture more wrongs. आप समझ रहे हो? Yes. The attempt today is to manufacture more wrongs so that you can prolong this game. This is where the issue lies. ओके, एंड वेयर एल्स इज दिस हैपनिंग? देखिए, ये आपके सामने जितने प्रोटेस्ट होंगे ना, आपको क्लियर नजरिए से देखना है कि उस प्रोटेस्ट के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको सिर्फ ये समझना है कि वो प्रोटेस्ट के पीछे के कौन से एक्टर्स हैं, उन एक्टर्स का क्या मोटिव है। डू यू थिंक दोज एक्टर्स आर यूनाइटेड? They are united behind the scenes, they are consistent behind the scenes. ओके, They have a consistent thought on which they operate. और जैसा मैंने आपको बोला कि इन एक्टर्स में जो सबसे बड़ा बाइंडिंग फोर्स है वो है डीप स्टेट। डीप स्टेट, देखिए, जहाँ तक कल्टिवेटेड ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की बात है, वो तो वीकन हो चुका है, बहुत हद तक वीकन हो चुका है। आने वाले प्रॉबेबली 10 से 15 साल में शायद एलिमिनेट भी हो जाए, बट दे आर जस्ट 2 parts ऑफ इट, द लार्जर पार्ट स्टिल रिमेन्स। तो जब तक वो ग्रेजुअली हटेगा नहीं, तब तक एक प्रॉब्लम रहेगी। आपने कहा सेक्युलरिज्म इज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट। It is a flawed concept for a very simple reason, because you don't need to explicitly mention something which is implicit in you. अब अगर आप एक चैरिटी कर रहे हैं, एक सिंपल सा आप उदाहरण देखिए, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस का मीनिंग समझ आएगा। आप सड़क पे जा रहे हो, एक आपको गरीब आदमी मिला, आपने अपनी कार रोकी, आपने उसको बिस्किट का पैकेट दे दिया या आपने उसको पैसे दे दिए, आपने कार का शीशा रोल करा, आप चले गए। ये होता है एक तरीका जिससे आप चैरिटी कर रहे हो। दिस इज इम्प्लिसिट, यू आर डूइंग इट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट, कि आपको खुशी मिलती है। दूसरा क्या तरीका है, आपने एक गरीब देखा, आपकी कार आ रही है, आपने एक फोटोग्राफर खड़ा कर दिया, एक कैमरा वहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है आपको, आप उतर रहे हो, क्या हाल है भैया, कैसे हो, ठीक हो, ये लीजिए आपके लिए। बस यू आर फोटोग्राफिंग द इंटायर इवेंट, यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ चैरिटी। आर यू स्टूपिड? Charity is meant for your internal satisfaction. You are doing it for the purpose of some reels and views. You are defeating the purpose of charity. Charity दिखावे से नहीं होती है, ये चीज़ को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर सेकुलरिज्म, मैं फिर वही कह रहा हूँ, इट इज़ इनेट टू आवर पीपल। जब ज्यूज यहाँ पर आके रहे, हमने उनको कुछ नहीं कहा। यहाँ पर शख्स, कुशान्स, पार्थियंस सब बाहर से आए, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। वी ऑब्जर्व्ड एवरीबडी बिकॉज वी आर people who have a historical DNA since the time of our creation, who have lived like this. This is the eternal truth of our Sanatan Dharma and other religions like Buddhism, Jainism, Sikhism, etc. What is the need to now showcase this to make it more evident? Appeasement. You did it for appeasement. Accept it. क्या ये वर्ड सेक्युलरिज्म हटा देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से? देखिए, आप हटा भी दो या ना भी हटाओ, एट द एंड ऑफ द डे इट डज नॉट ब्रिंग एनी वैल्यू टू द पीपल इन लार्ज, डज नॉट अफेक्ट एट लार्ज। जी, बट क्योंकि वो है, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, इट्स अ बिग डील। नहीं, ठीक है, जब तक है तब तक है, एक अलग बात है, बट उसका होना ना के बराबर है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ वैल्यू विच इज इनेट टू यू, यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली शाउट दिस। इसी रीज़न से आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि ज़्यादातर जो सरकार में करप्ट अधिकारी होते हैं ना, उनको कभी आप फ़ोन करो तो उनकी रिंगटोन पे आस्था या कुछ वो आरती चल रही होती है। जिसके रिंगटोन पे आरती होती है ना, वो सबसे भ्रष्ट अधिकारी होता है। क्योंकि जब आप भ्रष्ट होते हो ना, तो आपको अपने पाप धोने के लिए ये टाइप की रिंगटोन रखनी पड़ती है, वरना रिंगटोन की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, खास करके भ्रष्ट लोगों के बिहेवियर में। आप जनरली आरती रखो, इज अ डिफरेंट मैटर, बट अगर आप भ्रष्ट हो प्लस आप आरती रख रहे हो, तो ये प्रूफ है आपका। इस चीज में ये कोरिलेशन भ्रष्ट हो, उसका क्या प्रूफ है? प्रूफ यही है सर कि आपको अपने पापों से इतनी प्रायश्चित हो रहे हैं, आप अपने पापों से इतने दुखी हो क्योंकि आपको दिखावा करना पड़ रहा है भगवान के सामने। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी, आप एसएचओ को फोन करके देख लो सर, आप इलाकों के एसएचओस को फोन करके देख लो। You can't extrapolate one thing from the other that has no correlation, ना? Correlation but it is generally visible. Correlation I am saying it is generally visible. It may not be a dictum of truth, but it is generally visible. Generally visible can be correlation, but correlation is not causation. Yeah, absolutely, absolutely. Surveillance state पे आपका क्या विचार है? Do you think India is becoming a surveillance state? क्या ये ऐसी चीज़ है जिससे हमको सावधान रहना चाहिए? क्या ये कंसर्निंग चीज़ है आपके माइंड में या नहीं? देखिए, सर्वेलेंस स्टेट आज की डेट में पॉसिबल इंडिया में खास करके तो इस रीज़न से नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सर्वेलेंस स्टेट की, तो राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर उस चीज़ का कोई उल्लंघन होता है तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट्स आर ऑलवेज देयर। सो येस, द स्टेट विल ऑलवेज ट्राई टू एक्ट इन अ मैनर दैट दे वांट टू डू सर्वेलेंस ओवर यू, क्योंकि हर स्टेट का एक नेचर वैसा है
कि वो कंट्रोल चाहती है, बट देन देर आर कोर्ट्स दैट ऑलवेज आर देयर टू क्रिएट दिस बैलेंस। तो यहाँ पर ठीक है, वो एक टसल चलता रहेगा, स्टेट विल ट्राई टू डू दिस एंड द अदर पार्टी विल ट्राई टू निगेट दिस। आपके हिसाब से जुडिशरी की सिचुएशन क्या है इंडिया में? क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है जैसे उसको होना चाहिए, कि क्या वो कॉम्प्रोमाइज्ड है? देखिए, ये बड़ा वेग किस्म का स्टेटमेंट है इस रीज़न से, क्योंकि जब हम कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं तो फिर हमारे को वही बात है कि एविडेंस शो करना है। आप या तो एविडेंस शो कीजिए कि देखिए ये जजेस हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं। एक बात फैक्ट है कि ये कहना कि करप्शन जुडिशरी में नहीं है, गलत होगा। करप्शन है, करप्शन इज देयर इन एवरी डिपार्टमेंट। वो तो प्राइवेट सेक्टर में भी है। एक प्राइवेट सेक्टर के स्कूल में आज की डेट में जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स के लोग रन करते हैं, वो सीधा मुंह पे इंटरव्यू के टाइम पे पेरेंट्स को कहते हैं कि 2 बस ले आइए, बच्चे का एडमिशन कर देंगे। ठीक है, तो करप्शन हर जगह है। तो हर जगह होती है। तो फैक्ट इज कि वी कांट से कि जुडिशरी इज नॉट करप्ट, बट वही बात है कि इट्स सपोज्ड टू बी बियॉन्ड दैट। जुडिशरी के जो लेवल्स हैं पब्लिक सर्विस के, और जो लेवल्स ऑफ इंटीग्रिटी आर मच हायर बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब। इवन फॉर दैट मैटर, एक पब्लिक सर्वेंट की भी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, कंपैशन और साथ में करप्ट फ्री एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी एक एक्सपेक्टेशन है। अग्रीड। बट जुडिशरी जैसे एटलीस्ट जितनी मैंने देखी है, दे आर सपोज्ड टू बी आइसोलेटेड, इंडिपेंडेंट। वो ज़्यादा सोसाइटी में भी मिक्स नहीं करते। मैंने नहीं देखा बहुत ज़्यादा जजेस को बहुत सोशल फंक्शन में जाते हुए एंड मिंगल विंगल करते हुए, कम करते हैं टिपिकली। तो उनके लिए इंडिपेंडेंस इज क्रिटिकल। अब हमारे सिविल सर्वेंट्स कांट भी इंडिपेंडेंट बिकॉज दे आर एम्बेडेड इनसाइड सोसाइटी। इनका काम होता है थोड़ा सा उससे अलग रहना एंड टू डू जूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस। इम्पार्शियलिटी बहुत क्रिटिकल है इनके लिए। तो आइसोलेशन इज पॉसिबल फॉर देम। सिविल सर्वेंट के लिए आइसोलेशन इज नॉट पॉसिबल और नॉट नीदर रिकमेंडेड। क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं अपनी ऑब्जेक्टिविटी में, पूछ रहा हूँ? देखिए, इंसिडेंट्स हमेशा से हिस्ट्री में ऐसे रहे हैं। सो यू विल ऑलवेज फाइंड वेयर सम इंडिविजुअल्स हैव कॉम्प्रोमाइज देयर इंटेग्रिटी। तो आई थिंक दैट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर ब्लेमिंग द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज पर से, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन वैसी है। देखो, आपको एक तालाब में गंदगी ज़रूर मिलेगी, बट दैट डजंट मीन कि पूरा का पूरा तालाब ही गंदा है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें अब समझनी है कि ठीक है, इंसिडेंट्स हमेशा मिलेंगे जुडिशरी में, बट मियरली ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंसिडेंट्स डायरेक्टली सेइंग कि नो दिस रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द जुडिशरी विल बी रॉन्ग। That I agree with. That the question was framed in a way, and I'm glad that you fixed that and you corrected it, you spotted it. Let me now come to Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर इशू पे अभी भी एक आवाज़ उठती रहती है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दो। अभी भी चल रहा है। एब्रोगेशन को मतलब रिपील कर दो, रिवर्स कर दो। क्या ये एक अच्छा आइडिया है? क्यों अच्छा आइडिया है? क्योंकि 370 पहली बात तो रिपील जो किया गया, हटाया भी गया, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में 370 जो है वो 1955 से डेड पड़ा है। उसका रेलेवेंस 1955-56 से ख़त्म हो चुका था। तो वो एक प्रोविज़न था जो सिर्फ वहाँ पर वर्डिंग्स पड़ी हुई थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करके स्पेस खाली की गई। उसको वापस ला देने से क्या होगा? आप डिबेट ये कर सकते हो कि स्टेटहुड को रिस्टोर करना है। यहाँ पर फिर वही डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का इशू देखिए कि चर्चा होनी चाहिए कि शुड कश्मीर का स्टेटहुड भी रिस्टोर्ड और नॉट, पर वो चीज़ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज़ अ टेक्निकल थिंग। टेक्निकल चीज़ों में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप टेक्निकलिटीज़ पे जब चर्चा करोगे तो लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। आप बात करो सेंसेशनलिज्म की, 370, अब किसी को नहीं पता है, मेजॉरिटी लोगों को, कि 370 में क्या था, बट सबको ये पता है कि 370 था। तो इशू इज़ नॉट 370, इशू इज़ अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। सरकार भी बोल चुकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल चुकी है, कोर्ट ने भी बोला है ये बात, स्टेट की असेंबली भी ये बात पे रिटरेट कर चुकी है कि स्टेटहुड मस्ट बी रिस्टोर्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, और वो हो भी जाएगा। सो क्वेश्चन हियर इज दिस कि वेदर स्टेटहुड शुड बी रिस्टोर्ड और नॉट, रादर देन 370 शुड बी ब्रॉट बैक और नॉट। नॉर्थ से आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ टर्मोइल चलता रहता है। इंटरनल क्लैशेस बहुत हैं, कॉम्प्लिकेटेड रीजन है, बहुत डेंसली पैक्ड है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पोरस बॉर्डर भी है बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ। इस रीजन के लिए आपकी क्या असेसमेंट है? थ्रेट असेसमेंट क्या है? देखिए, ये रीजन वोलाटाइल काफ़ी लंबे समय से था भी और रहेगा भी आगे, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी टू चाइना। तो यहाँ पर हमेशा से चाइना का एक बहुत बड़ा रोल रहा है सबवर्सिव मूवमेंट्स को सपोर्ट करने का, और चाइना की स्ट्रैटेजी भी यही रही है कि अगर सबवर्सिव मूवमेंट्स को नॉर्थ ईस्ट में सपोर्ट करते रहें तो यहाँ पर इन मूवमेंट्स को सपोर्ट करने से इंडिया की जो रिसोर्सेज हैं वो इधर ड्रेन होते रहेंगे, जो कि रिसोर्स का डाइवर्जन होगा फ्रॉम ग्रोथ। तो रिसोर्स
के इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये रीजन थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा रोल कम कुछ एक्सटर्नल एक्टर्स का ज़्यादा है जो इस एरिया को डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं। तो ये बात है। बाकी ये ज़रूर है कि ऑब्वियसली कोई ऐसा परमानेंट चीज़ नहीं है, पीस ऑलवेज कम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नागालैंड की भी बात करें तो नागाज वर रेस्टिव पीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट 2015 में दे साइंड द नागा पीस अकॉर्ड। तो आफ्टर ऑल it takes time and patience, but yes, the result will follow. Okay, but you do think that there are foreign agencies जो responsible हैं destabilization? Yes, there are always there. आपसे बात करके बहुत नया perspective मिलता है। Thank you जी। आपकी thinking मेरी thinking थोड़ी different है, क्योंकि first principles पे अगर मैं जाता हूँ तो it is my job as a skeptical and critical thinker to question the fundamental assumptions। पर जो आपकी assessment है उसके साथ agreement है। डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। असली वॉरफेयर, असली गेम और असली लड़ाई, असली दुश्मन नैरेटिव होता है। बिल्कुल। और जो सबसे स्मार्ट प्लेयर है वो नैरेटिव ही यूज़ करता है। बिल्कुल। चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या कोई लिबरल फोर्सेज हो या जो कुछ भी हो जिसका भी एजेंडा है, इट इज़ द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट वे टू डू इट। अपने घर के कमरे के अंदर से बैठे बैठे यू कैन एक्चुअली इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन द अदर पर्सन। सबसे बड़ा क्रिटिकल की पॉइंट आपसे बात करके मुझे यही मिला। और आपने जिस क्लैरिटी से और जितनी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये समझाया, आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है फॉर द पब्लिक कि ये एक फोर्स है जो घूम रहा है, आप पे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करता होगा। करता होगा। तो ये जरूर ये मानना मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत होगा कि भाई बिल्कुल ही स्केप्टिकल हो जाओ, पर सतर्क होना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसके लिए बेस्ट डिफेंस, द बेस्ट पॉसिबल डिफेंस इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन करो आप असम्पशन को, किसी भी चीज़ की अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। एक बारी क्वेश्चन तो करो ना, क्यों, कैसे, क्यों। अगर आपको चाहे पसंद नहीं हो चाहे पसंद हो, क्वेश्चन करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। ट्रू। That is, I think, the best part that has come out of the whole conversation, apart from all the other interesting conversations. Right. But a deep thank you for this very interesting conversation. बहुत मजा आया। Thank you जी। Thank you. Thank you.